देवभूमि में बिछेगा सड़कों का जाल। गांधी पार्क से लेकर घंटा घर तक मार्च निकाला गया। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष का ये मार्च। बसंती रंग में दिखी देवभूमि। सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम और हवन पूजन का आयोजन। हल्द्वानी हिंसा मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 दंगाइयों की गिरफ्तारी की दी जानकारी। मामले में 36 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। रामनगर परिवहन विभाग ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। विधायक दीवान सिंह ने शिविर का किया शुभारंभ। यातायात नियमों का पालन करने की अपील। और रामनगर में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी होंगे शामिल। महोत्सव में दिखेगी संस्कृत की झलक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से आपको खबर बता दें। इंडिया अलायंस सिविल सोसाइटी ने मार्च निकाला है। हल्द्वानी घटना के संबंध में यह मार्च निकाला गया। शांति मार्च गांधी पार्क से लेकर घंटा घर तक यह मार्च निकाला गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष शामिल हुए इस मार्च में। सीपीआई काउंसिल मेंबर समर भंडारी भी इस शांति मार्च में मौजूद रहे। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई और इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया है। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है। 400 करोड़ 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया है। सिंह नगर में पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की जो लंबाई है उसको विस्तारित करने के लिए 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। इस भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 109 जो पुराना NH 87 उसके 7 किलोमीटर लंबाई को पुनः संरेखण और निर्माण किया जाना है, जिसके लिए NH द्वारा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की लागत 188.55 करोड़ वहन किए जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई है। ये जो बेसिकली पंतनगर एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें वो NH को शिफ्ट करना है। NH की ज़मीन एयरपोर्ट एक्सपेंशन में आ जाएगी तो NH को अलग से इसमें ज़मीन दे देंगे। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में हुई हिंसा को सप्ताह भर से ज्यादा का समय बीत चुका है और 8 फरवरी को हुई इस हिंसा के बाद हल्द्वानी में हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि इस घटना के बाद सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी जो इलाके हैं उनमें से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रखा गया है और सरकार की ओर से लगातार प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बनभूलपुरा में अतिक्रमण स्थल पर थाना खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही बनभूलपुरा में चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने चौकी का उद्घाटन किया और इस घटना को लेकर राज्य में सियासत लगातार जारी है। आठ फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद से अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि हल्द्वानी में स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन पुलिस का पहरा और क्षेत्र में तनाव अब तक कम नहीं हुआ। सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू तो हटा लिया,
लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में इसे लागू रखा है, जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। वहीं शहर के बाहरी इलाके में दुकानें खुल तो रही हैं, लेकिन वो रौनक नहीं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी राज्य का माहौल खराब किया है, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। वहीं मुख्यमंत्री ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण स्थल पर थाना खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही बनभूलपुरा में चौकी का उद्घाटन कर दिया गया है। अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस की हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूँ कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हल्द्वानी हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर ये बता रही है कि ये यूसीसी का विरोध है, जबकि ऐसा है नहीं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार से इस मामले की न्यायिक जांच करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नैनीताल जिले के जिला अधिकारी और एसएसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाने जाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ चुनावी है। वहीं देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी का आरोप है कि सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर उनसे संविधान का पालन कराने की बात कह रही है, जबकि खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को। की वजह से ये घटना नहीं घटी, क्योंकि यूसीसी में कोई नई चीज थी ही नहीं। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी, 2 विवाह पे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, हलाला पे ऑलरेडी इसमें केसेस चल रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप का उत्तराखंड में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ लोग रहते ही नहीं हैं। तो यूसीसी का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई थी, कोई प्रभाव पब्लिक में नहीं था। इसलिए सरकार को ये लगा जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की काफ़ी समय से कोशिश करे, वो नहीं हुआ, इसलिए बनभूलपुरा को टारगेट किया गया। जिस दिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को सील करने में मदद की थी, वो लोग जिस दिन हल्द्वानी में नहीं थे, वो लोग मेरठ में अपने किसी धर्मगुरु की मृत्यु पे गए हुए थे, उसी दिन को चुनना, समय का 4 बजे का चुनना अपने आप में शंका पैदा करता है। इसीलिए हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करने की मांग की है। इतना बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तराखंड जैसे शांत क्षेत्र में
इस तरीके की घटना नहीं हुई। 5 से 7 लोग जैसे प्रशासन बता रहे हैं मारे भी गए हैं। केंद्र सरकार कहती है हम सबको आवास उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसको उजाड़ने का काम किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। और दुखद ये है कि तारीख लगी हुई थी 14 हाई कोर्ट में, 8 तारीख को हाई कोर्ट ने ये कहा, आपने उसका इंतजार किए बगैर, और वो भी शाम के समय, जबकि जाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप बुलडोजर लेके चले गए। आप वहाँ के मुअज्जिज लोग जो सीनियर लोग थे उनसे बातचीत करते, शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का हल निकालते, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार और प्रशासन की पूरी असफलता है और उससे प्रदेश का माहौल और फिजा बिगड़ी है। उनका काम है, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें देखती रहती है। और कांग्रेस आज राजनीति की निम्नता पर आ गई है कि जिस कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे, जो उसने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, प्रभु राम काल्पनिक थे ये तक कांग्रेस ने बोला, तो ये कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें करती रहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता और देश की जनता समझती है और जानती है किस पार्टी, कौन सी पार्टी क्या काम करती है, कौन सा दल उनके लिए काम करता है और कौन सी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। इसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार उत्तराखंड में आई, और आने वाले भविष्य में मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव भी जीतने वाली। कुछ भी कर ले, कुछ भी राजनीति कर ले, कुछ होने वाला नहीं। कुल मिलाकर हल्द्वानी हिंसा को भले ही सप्ताह भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। वहीं हल्द्वानी में हुई हिंसा अपने पीछे कई सवाल भी खड़े कर गई है। सवाल ये है कि आखिर किसने उत्तराखंड के माथे पर ये हिंसा का बदनुमा दाग लगाया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों शासन प्रशासन ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सवाल ये है कि आखिर जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सुनवाई से पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। सवाल ये भी है कि आखिर इस हिंसा की आग के पीछे सियासी रोटियां कौन सेक रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर और पहुंचकर एक जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां उनके साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा भी मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक का चिन्ह भेंट स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और 2217 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड में मार्गों के विकास हेतु 2 लाख करोड़ से ज्यादा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 2014 के बाद से उत्तराखंड में अब तक कुल 3608 किलोमीटर नए मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। टनकपुर क्षेत्र से नेपाल के कंचनपुर तक कुल 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे का निर्माण सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके उपरांत ड्राई पोर्ट निर्माण से नेपाल के साथ होने वाले व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय जनता को भी रोजगार मिलेगा। गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य 2024 समाप्त तक विश्व स्तरीय सड़कों में शामिल हो जाएगा और गुरु गोरखनाथ धाम में रोप वे का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क निधि से उत्तराखंड को 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास हेतु केंद्रीय मंत्री गडकरी के अतुलनीय सहयोग को लेकर आभार प्रकट किया। हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों या हमारे रोप वे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूँगा पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और
उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। आने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी, कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बसंत पंचमी के अवसर पर कालाढूंगी के सरस्वती शिशु मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य गणेश सिंह बिष्ट ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर 25 बच्चों को नवीन प्रवेश दिए गए और इस दौरान स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी के विस्तार से जानकारी दी। छात्र छात्राओं ने हवन यज्ञ के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जो है बसंत पंचमी मां सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। इस सरस्वती के जन्मोत्सव पर यहाँ पर पूजा की गई, हवन किया गया, सुंदरकांड किया और सभी भैया बहन और अभिभावकों ने इसमें प्रतिभाग किया। आज हमने जो है इस सरस्वती के जन्मोत्सव पर 25 नवीन प्रवेश भी हुए हैं और आज से हमारे यहाँ जो है नवीन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। बसंत पंचमी के रूप में पूरे देश में जो है ये कार्यक्रम मनाया जाता है और इस कार्यक्रम विशेष करके ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में मनाए जाते हैं। ये विद्यारंभ जो कार्यक्रम होता है, इसमें बच्चा जब शुरुआत करता है विद्यालय जाने की, तो विद्यारंभ कार्यक्रम यहाँ पर हवन यज्ञ और इसके साथ साथ जो है सुंदरकांड, ये सब हमारे विद्यालयों में किया जाता है। अभिभावक लोग भी आते हैं और इसको मनाया जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बागेश्वर के सूरजकुंड में धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बड़ी तादाद में ग्रामीण अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करने के लिए पहुंचे। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती की पूजा होती है और बागेश्वर में सरयू गोमती नदी का संगम घाट होने के कारण यज्ञ पवित्र संस्कार करने का अपना अलग ही महत्व है। बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत के साथ ही शुभ कार्यों को करने की परंपरा है। गरुड़, कपकोट, कांडा और बागेश्वर के ग्रामीणों ने सूरजकुंड में यज्ञ पवित्र संस्कार किया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के समीप परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के ARTO संदीप वर्मा ने बताया कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरे देश में यातायात माह का आयोजन किया गया था और इसके माध्यम से विभाग द्वारा जागरूकता रैली के माध्यम से वाहन स्वामियों और वाहन चालकों के साथ ही परिचालकों और दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में SDM राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और अध्यक्ष BJP के नगर अध्यक्ष मदन जोशी भी मौजूद रहे। ये आज सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है। पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग वाहन स्वामियों के साथ और वाहन चालकों के साथ एक हर जगह जा करके एक बैठक करते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमारा ये एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस स्वास्थ्य शिविर में ड्राइवरों की, कंडक्टरों की और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वाहन से संबंधित, उन सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, शुगर की जांच की जाती है, ECG किया जाएगा
और एक्सरे किया जाएगा और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया जाएगा, आंखों की भी जांच की जाएगी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।